हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। उम्मीद अकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक थानेदार सीरीज़ चला रहे हैं टेलीग्राम क्विज़ के माध्यम से। वे सभी साथी जो हिंदी विषय की जो व्याकरण है, उस पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम थानेदार सीरीज़ की जो हिंदी विषय वस्तु है, उसकी टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे टेस्ट के माध्यम से, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना टेलीग्राम के साथ-साथ हम वीडियो लेक्चरर भी यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में उम्मीद की जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे साझा किया जाए। तो उसी की एक मुहिम है, हिंदी जो भाषा है, उसको लेकर जो हमारी थानेदार सीरीज़ चल रही है, उसको हमने अब क्लास के फ़ॉर्मेट में जो उम्मीद का यूट्यूब चैनल है, उस पे डालने का जो हमारा काम है या पहल है हमने स्टार्ट की है। आज हम हिंदी जो सब्जेक्ट है, उसमें भाषा सबसे पहले किसी भी भाषा पे अपन बात करने जा रहे हैं। मैं सामान्य इस क्लास को हिंदी का सामान्य परिचय भी कह सकते हैं कि हमें हिंदी का सामान्य परिचय करना है। सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय करना है। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे भाषा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाषा। भाषा में भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसने हमको क्या दिए बोलने का लहज़ा दिया या बोलने के शब्द दिए, वर्ण दिए, जिससे आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या मैं अपनी बात रखने के लिए शब्द बोल पा रहा हूँ। ये एक भाषा का कमाल है। भाषा का हर हर सब्जेक्ट का यही होता है कि हर सब्जेक्ट का एक विज्ञान होता है, उसी तरह से भाषा का भी एक विज्ञान है। एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? तो अपने ज़हन में यही प्रश्न उठता है कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? आप कल्पना कीजिए कि अगर भाषा नहीं होती क्या होता? भाषा नहीं होती तो आप क्या बोल पाते? किसी को अपने भाव कैसे समझाते? ये मेरे भाव मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप अपनी बात किसी अपने साथी को समझा पाते हैं या बता पाते हैं। आपकी कोई समस्या है, आप उसे बता पाते हैं उन शब्दों के माध्यम से। ये शब्द कहाँ से आए? इन भाषाओं से आए। तो भाषा भी एक विज्ञान से कम नहीं है। भाषा का रूप भी कैसा है? वैज्ञानिक रूप है, विज्ञान है भाषा भी। तो किसी भी व्याकरण को समझने के लिए मूलतः उसमें 3 टॉपिक काम करते हैं। एक तो काम करता है उस भाषा का वर्ण, दूसरा उस भाषा का शब्द और तीसरा इस भाषा के वाक्य। ये 3 बिंदु काम करते हैं भाषा को सीखने के लिए। उसी तरह से हिंदी की भी भाषा को सीखने के लिए ये 3 बिंदु काम करते हैं। एक तो वर्ण, एक शब्द और एक करता है वाक्य। तो ये 3 बिंदु हैं। कौन-कौन से? एक तो वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। ये 3 बिंदु काम करेंगे, पूरी हिंदी की व्याकरण को सीखने में हमें मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि भई वर्ण से हम पूरी हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शब्द से हम पूरी हिंदी में क्या पढ़ेंगे और वाक्य से हम पूरी हिंदी में क्या पढ़ेंगे। जब भी हिंदी की बात आती है, व्याकरण की बात आती है तो अपन क्या करते हैं एक छोटी-सी बात जब बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, तो कहते हैं ऐ से अनार स्टार्ट होता है। क्या करता है? ऐ से अनार स्टार्ट करता है। तो जो ऐ से अनार स्टार्ट हुआ है, वही भाषा की स्टार्टिंग बिंदु हो गया। कौन-सा? वर्ण। भाषा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? इस वर्ण से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? वर्ण से स्टार्ट होती है। और उसके बाद में कहाँ जाती है? शब्द पे जाती है और अंत पे जाके कहाँ समाप्त होती है? वाक्य पे हो जाती है। इस तरह से ये 3 बिंदु मिलकर हिंदी को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। हम आगे के वीडियोज़ में इन पे डिटेल चर्चा करेंगे, इन पे कंप्लीट चर्चा करेंगे। सारे वीडियोज़ क्रमबद्ध आते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ वर्ण पर। तो वर्ण में हम देखते हैं, हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार पढ़ते हैं कि वर्ण में स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन को कितने प्रकार से बाँटा जाता है, व्यंजन को भी कितने प्रकार से बाँटा जाए और स्वर को भी कितने प्रकार से बाँटा जाए। इन सब का विभाजन किस आधार पे किया जाता है? या हम ये पढ़ते हैं कि कौन से व्यंजन हैं या स्वर हैं जो स्पर्शी हैं, कोई संघर्षी होता है, कोई अंतस्थ होता है, कोई कंठ होता है, कोई तालवी होता है, कोई मूर्धन्य होता है, कोई दंत्य होता है, कोई ओष्ठ्य होता है।
ये सारी की सारी चर्चा हम कहाँ करते हैं हिंदी के अंदर, इस वर्ण विचार के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? वर्ण विचार के अंदर करते हैं। तो मेरे हिसाब से भाषा की जो पहली इकाई है वो है वर्ण, भाषा की दूसरी इकाई है वो है शब्द, और भाषा की जो तीसरी इकाई है वो क्या है? वाक्य। अगर इसी फॉर्मेट में ये प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो है वाक्य। कौन सी है? वाक्य। लेकिन भाषा की सबसे पहली सार्थक इकाई वो है शब्द। वो क्या है? शब्द। क्योंकि जो वर्ण होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कै, कै एक वर्ण है लेकिन सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, खुद का अर्थ नहीं है, केवल ध्वनि के सिवा। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ काम, ये एक छोटा सा शब्द है लेकिन इससे हमें प्रतीत होता है कि ये किसी वर्क के बारे में बता रहा है, काम के बारे में बता रहा है ना? तो कोई भी भाषा है या हिंदी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसके बाद में सबसे छोटी सार्थक इकाई वो शब्द है, और उसके बाद में सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? वाक्य है। या अपने को ये बात की जाए कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य है। हमने बात की कि जब भी हम भाषा को पढ़ते हैं उसको 3 पार्ट में बाँट के पढ़ना है हमको, एक वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। हम हिंदी भाषा के स्टार्ट करेंगे तो इसी टॉपिक से करेंगे, किससे? वर्ण से, वर्ण के विचार से। वर्ण विचार करेंगे हम कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। मूलतः वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक तो स्वर है और दूसरा कौन-सा है? व्यंजन है। स्वर को हम पढ़ेंगे कि स्वर का विभाजन कितने प्रकार से किया और व्यंजन का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। आमतौर पे हम यही पढ़ते हैं, कंठ्य कौन सा होता है, और उसके बाद में तालव्य कौन सा होता है, उसके बाद में मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये जितने भी विभाजन है अपन सारे कहाँ पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस भाषा, हिंदी भाषा का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उसकी जो मेन बेसिक थीम है, जो अपन इसमें जो काम करने वाले, वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ भाषा की दूसरी इकाई जिसे बोलते हैं शब्द। मेरे हिसाब से अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग कर दिया जाए तो भाषा में सबसे ज़्यादा काम हिंदी भाषा में, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भारत वर्ष में आप किसी भी राज्य में कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर वहाँ आपकी विषय वस्तु में, आपके कंटेंट में, आपकी पाठ्य वस्तु में अगर हिंदी लिखी हुई है तो हिंदी समान रूप से उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि किसी बिहार की वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है या उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है या एमपी हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ भी आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी ये पाठ्य वस्तु विषय वस्तु है, वहाँ ये हिंदी का व्याकरण समान रूप से उपयोगी है। अगर मैं बात करूं कि वर्ण और वाक्य को अलग कर दिया जाए तो हम हिंदी में, हिंदी की जो दूसरी इकाई है शब्द, इसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। किसके ऊपर चर्चा करते हैं? हिंदी के शब्द पर। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो कौन सा होता है? शब्द होता है। जैसे मैंने क्या इकाई, क्या वर्ण लिया था और काम एक शब्द लिया था। मैंने कहा था काम से कुछ पता चल रहा है कि कोई किसी बारे में बोल रहा है, लेकिन क्या एक ध्वनि है और इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर अब चर्चा करते हैं कि शब्द में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। हम शब्द में मूलतः एक तो पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार कै पारट, एक शब्द विचार कै पारट। शब्द विचार कै पारट में हम पढ़ते हैं शब्दों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, जिसमें हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देशज हो गया, विदेशी हो गया। उसके बारे में शब्दों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, या योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं? शब्द विचार कै में पढ़ते हैं। उसके बाद में शब्द विचार ख। शब्द विचार ख हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे सारे टॉपिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लेकिन ये भी अपने आप में महत्व रखते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है विकारी शब्द। कौन सा शब्द? विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है कि वे सभी शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से विकार पैदा कर लें। क्या पैदा कर लें? विकार पैदा कर लें, उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। इसमें हमने बहुत सारी किताबों में या आपने अपने गुरुजनों से पढ़ा होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे चारों शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद में होता है अविकारी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मूलतः अव्यय शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, इनकी वजह से कभी भी खुद में हेर फेर नहीं करते या बदलाव नहीं करते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं?
अविकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में बात की जाए शब्द रूपांतरण, तो शब्द में तीसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं शब्दों का रूपांतरण कैसे होता है। लिंग शब्द जैसे लड़का है लड़की हो गया, शब्द में रूपांतरण हो गया। और उसके बाद में वचन, जैसे लड़का है और लड़के हो गया वचन, इसमें एक वचन से बहुवचन हो गया। और कारक की वजह से भी शब्द में रूपांतरण आ जाता है, काल की वजह से भी आ जाता है, और वाच्य की वजह से क्या आ जाता है, शब्द में रूपांतरण आ जाता है। तो विकारी शब्द होते बोले थे 4 प्रकार के, और शब्द रूपांतरण होते हैं 5 प्रकार से, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। ये भी हिंदी की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जहां हम शब्द के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हिंदी की दूसरा पार्ट जो शब्द है यह सबसे ज्यादा विस्तृत है। इसके बाद में एक चीज यहाँ आती है, कौन सी, यहाँ वाली संधि शब्द। संधि मूलतः स्वरों के बीच में या ध्वनियों के बीच में वर्णों के बीच में मेल से बनती है। संधि उसी से बनती है, या तो वर्ण में स्वर या व्यंजन या विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, यही होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। तो ये मिलते हैं, या तो शब्द नया बनता है, नया वर्ण बनता है, या किसी नए वर्ण उस वर्ण का लोप हो जाता है, या किसी नए वर्ण का आगमन हो जाता है। इस प्रकार से संधि में भी शब्दों को जब वर्ण मिलते हैं तो वो शब्द का निर्माण करते हैं, तो ये भी शब्द के तहत अपन पढ़ते हैं। उसके बाद समास में भी क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, ये भी सब तक सीमित है, इनसे अपन वाक्य नहीं बनाते, तो ये भी शब्द के हिस्से हैं। उसके बाद में उपसर्ग, वे सभी शब्द, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, है ना, इन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में प्रत्यय, किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का क्या बदल देती हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो संधि भी हो गया, समास भी हो गया, उपसर्ग भी हो गया, प्रत्यय भी हो गया। ये भी चारों किसके हिस्से हैं, शब्द के हिस्से। उसके बाद में हमने बात की अर्थ विचार की। अर्थ विचार में बहुत सारे शब्द होते हैं, ये भी शब्द का हिस्सा है। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, ये भी अर्थ विचार का हिस्सा है। आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, ये भी अर्थ विचार का हिस्सा है। उसके बाद में आप शब्द युग्म पढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। आप समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, आप एकार्थी शब्द पढ़ते हैं। और उसके बाद में जितने भी शब्द हुए जो अर्थ के आधार पर आते हैं, जिनमें अपन बार बार अपने को याद करना पड़ता है, वे सारे शब्द किस में आते हैं, वे भी शब्द का हिस्सा है, अर्थ विचार के पार्ट है। उसके बाद में आता है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में अपन शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, ये भी किसका पार्ट है, शब्द का पार्ट है। अपन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस बात को कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसके मिलित है 3 अंगों को हमें उसके 3 अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। एक तो बात की अपने वर्ण की, और दूसरी बात की अपने शब्द की, और तीसरी बात की वाक्य की। वाक्य में हमने बात की कि हम वर्ण की, शब्द की और वाक्य की। वर्ण में हमने बात की कि हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ण विचार में हम स्वर और व्यंजन के ऊपर चर्चा करते हैं कि स्वर और व्यंजन का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, और स्वर और व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसके बाद शब्द है, शब्द में हमने शब्द विचार क और ख देखा। क में मैंने ये बताया कि हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जितने भी शब्द हैं, उसके बाद हम शब्दों की जो रचना करते हैं, जैसे रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया और योग रूढ़ शब्द हो गया, ये सारे शब्द विचार क में पढ़े जाते हैं। उसके बाद शब्द विचार ख में, इसमें मैंने बताया कि एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द मूलतः 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है। और अविकारी शब्द वे शब्द जिन्हें अवयव शब्द भी कहा जाता है, जो विकार पैदा नहीं करते। उसके बाद शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण मूलतः 5 प्रकार से होता है, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। ये भी शब्द का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद मैंने कहा कि जब वर्णों के मेल से कोई नया वर्ण बनता है, नया वर्ण आगमन हो जाता है, और नया वर्ण क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस प्रकार से जो वर्णों के मिलने के बाद जो शब्द बनते हैं वो है संधि, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। और उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी शब्दों के पूर्व में या बाद में कोई नए शब्द जुड़ के उनका क्या कर देते हैं, रूप बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। उसके बाद आता है अर्थ विचार। अर्थ विचार में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, और शब्द युग्म हो गए, एकार्थी शब्द हो गया, नकारार्थी शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। ये भी सारे किसके अर्थ हैं, किसके पार्ट है, अर्थ विचार के पार्ट है, शब्द के पार्ट है। उसके बाद आता है शुद्ध वर्तनी। हम शुद्ध वर्तनी में शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, शुद्ध शब्द पढ़ते हैं, वो भी सारे किसके पार्ट हैं, शब्द के पार्ट है। उसके बाद में हिंदी व्याकरण, जहां कम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग सब में जितनी पूछी जाती है,
वो अधिकांश ये टॉपिक आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ जो टॉपिक बचता है वो बचता है वाक्य का। किसका बचता है? वाक्य का। जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य, वो बचता है केवल एक टॉपिक, जहाँ अपन मूलतः बड़े-बड़े बातें में अगर बड़ी-बड़ी बात करूँ कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हम इसमें केवल यही पढ़ते हैं कि वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वो एक अलग बात है कि हम जब आगे पढ़ते हैं तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य और प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। जब अपन ये वाक्य विचार करेंगे तो इस पे अपन कंप्लीट या डिटेल डिस्कस भी करेंगे। तो वाक्य विचार में वाक्य वाक्य मैंने पहले ही कह दिया कि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी सार्थक इकाई भी है। इस पे चर्चा की करने के बाद में मुझे ये लगता है कि भाषा, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, उसकी पृष्ठभूमि हम कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या हिंदी भाषा के व्याकरण को समझने के लिए, आपको उसकी थीम को समझने के लिए कौन-कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बेटर रणनीति है जो आपको हिंदी के ऊपर आपकी कमांड कर देगी। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद अकेडमी की जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी रेगुलर बने रहिए। आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पे हमारी जानकारी साझा करता रहता हूँ, तो आप जुड़िए उनके साथ। इसके साथ ही हमारी साइकोलॉजी के लेकर भारतवर्ष में जहाँ भी आप टीचर या शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनको दे रहे हैं, तो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है, साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 1.0, इसके नाम से जो सीरीज चलती है आप उसका भी हिस्सा बनिए। और उसके बाद में हमारी जो हिंदी की क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब पे चल रही है, आप इसका भी हिस्सा बनिए। और उसके बाद में जो हमारी थानेदार सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज, ये भी हमारी टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से सारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो बिल्कुल फ्री है। जितने भी बच्चे जो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज वगैरह है उनको भी ज्वाइन कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जहाँ मुझे सुन रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच में इसे साझा कीजिए। और आपकी जो भी इंक्वायरी है, आप इस टॉपिक से संबंधित, आप आगामी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी प्रश्न है, आप मेरे लिए कमेंट में छोड़ दीजिए, और जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं उसे देख के उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सत्यमेव जयते।